और काल की उनकी सबके ना स्टार्टिंग से ही सिक्के स्टार्ट करते हैं और हम आप बता देते हैं कि कब इससे कौन से सिक्के स्टार्ट हुए थे, है ना, और मौर्य काल में कौन से हुए थे, उनका क्या अनुपात रहा था, कैसे करके वो सब बता देते हैं। तो सबसे पहले तो सिक्के का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? अध्ययन, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है ना, सिक्कों के अध्ययन के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको क्या क्या बोला जाता है? न्यू समोटिस्ट, समोटिकस। ये क्या कहलाता है आपका? अध्ययन कहलाता है। किसका कहलाएगा? सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले पूछेगा कि कौन सा सिक्का चला था, तो आपको सिक्का सर्वप्रथम कौन सा चला था? सर्वप्रथम तो आप बताओ टेराकोटा। टेराकोटा किसका बना था? ये मिट्टी का। किसने चलवाया था? सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोगों ने। सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? तो आप लोग द्रविड़ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्रविड़। इन लोगों ने सबसे पहले क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। किसका चलाया था? मिट्टी का। तो आपसे डायरेक्ट पूछे कि भारत में सबसे पहले चलने वाला सिक्का कौन सा था, तो आपको टेराकोटा इस सिक्के का नाम है। जो टेराकोटा है वो क्या है? सिक्के का नाम है, ध्यान रखना है आपको। और ये मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, और किसने चलवाया था? सिंधु सभ्यता के लोग, जो क्या कहलाए थे? द्रविड़ कहलाए थे। हमने बताया सिंधु सभ्यता की हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, है ना, ये सब बताए थे, कालीगंगा, तो ये सब उसके क्या थे? शहर थे, है ना। और सबसे ज़्यादा जो आपको मिलते हैं वो गुजरात से इसके साक्ष्य मिलते हैं, इधर उधर वाले, बाकी कुछ वाले पाकिस्तान चले गए हैं। पहले सब हमारा टोटल यही था। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब पूछेगा मौर्य काल के समय कौन सा चलाया गया था ना, कौन समय में, क्योंकि मौर्य काल ही हमारा मेन चीज़ है यहाँ पर। तो मौर्य काल के समय कौन चलाया गया था? तो मौर्य काल, तो आप इसे बताओ कौन सा? आहत। कैसा सिक्का था ये? तो पंचमार्क था। कौन सा था? पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब यहाँ पे था कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ क्या बने हुए थे? चित्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे? चित्र। और चित्र किसके बने हुए थे? चित्र तो आप हो गए वृक्ष, सूर्य और चंद्रमा, इनके क्या बने रहते थे? चित्र। जैसे आज हमारा यहाँ क्या महात्मा गांधी का बना रहता है, देखा आपने, लेकिन हमारे उस पर लिखा भी होता है 22 लैंग्वेज में, वो लिखी होती है, क्या नाम उस पर, 22 लैंग्वेज लिखी होती हैं, सब में अलग अलग, उर्दू सब में, तमिल सब लिखी होती टोटल, है ना। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ सिक्का हुआ करता था और उस पर एक मोहर लगी हुआ करती थी, यानी एक चित्र बना हुआ करता था। ठीक है, पहले के आप देखोगे तो इसी टाइप के थे सारे, ये आपको हमने बता दिए थे। ये जो था ये कैसा था? चांदी का था। कैसा था? चांदी का। हम आपको बता चुके हैं, इससे पहले ही बताया था हमने, चांदी का था। कौन? हाँ, ठीक है। कैसा था ये चांदी का? 3/4। तो आपको 3/4 था, यानी कि इसकी शुद्धता जो थी वो कितनी थी? 3/4। 3/4। और कहेगा चांदी के शुद्ध वाले पूछेगा तो चांदी के शुद्ध के तभी यही चले थे, है ना। और ये जो आहत सिक्का चलने का प्रारंभ हुआ था ना, वो बौद्ध धर्म से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बौद्ध धर्म से। लेकिन अगर व्यापारिक रूप से देखा गया, व्यापक रूप से देखेगा, कैसे देखेगा? व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से कब स्टार्ट हुए आप? तो आप बताएंगे कब हुए थे? मौर्य काल में। ठीक है, ये व्यापारिक आहत सिक्का बना था मौर्य काल का, जो चांदी का बना हुआ था। 3/4 इसकी शुद्धता थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि शुद्ध चांदी का किसने चलाया था, तब भी आप किसे बताओगे? मौर्य काल को। कोई दिक्कत यहाँ तक? या पूर्ण चांदी का पहला, पूर्ण चांदी का पहला। और पूछेगा कि धातु का बना पहला सिक्का, बोलो धातु का, प्रथम धातु का बना हुआ, तो यही था, ये प्रथम धातु का बना था, प्रथम धातु का बना। ये ध्यान रखना, प्रथम धातु का बना हुआ अगर सिक्का पूछेगा तो आप यही बताओगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके हैं सारी चीज़। चांदी का था। अगला हमने आपको बताया कि शीशे का सिक्का किसे चलवाया था? तो लिखो सातवाहन ने चलवाया था। यहाँ लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ यहाँ। तो सातवाहनों ने, किसका? शीशे का, शीशे का सिक्का। तो बोलो सातवाहन किसने चलवाया था? सातवाहनों ने। ध्यान रखना, शीशे का सिक्का। ठीक है, अगला तो पहली बार सोने का सिक्का, प्रथम बार सोने का सिक्का, प्रथम बार सोने का सिक्का। तो आप किसे बताओगे? यूनानी, प्रथम बार सोने का। और अगर पूछेगा कि शुद्धतम
सोने का पहला शुद्धतम वो भी यूनानी ने चलाया था। चाहे सोने का पूछे और चाहे आपका सोने का शुद्धतम पूछे या शुद्ध पूछे तो आप दोनों किसे बताओगे? यूनानी ने चलाया था। किसने चलवाया था? यूनानियों ने। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था? जल्दी बताइए। अगर पूछा जाए ना ये शुद्धतम चलवाया था, लेकिन ज़्यादा मात्रा में या सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? भाई एक तो हो गया कि सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो आपको यूनानी ने चलवाया था। बोलो क्लियर ना। अगर पूछेगा कि शुद्धतम किसने चलवाया सोने का, तब भी आप किन्हें बताओगे? यूनानियों को बताओगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर पूछता है कि अधिकतम मात्रा में मतलब बहुत सारे सोने के सिक्के और शुद्धतम दोनों, सॉरी शुद्धतम नहीं अशुद्धतम, सर्वाधिक मात्रा में सबसे अशुद्धतम सिक्के किसने चलवाए थे? तो पॉइंट बना के लिखो यहाँ पर, अशुद्ध सोने के सिक्के। और अधिक मात्रा में ठीक किसने चलवाए थे? तो वो गुप्त काल में चलवाए गए थे, या गुप्त वंश कह सकते हैं। और गुप्त वंश में किसने चलवाए थे? स्कंदगुप्त ने। किसने चलवाए थे? स्कंदगुप्त ने। किसने चलवाए थे? स्कंदगुप्त ने चलवाए थे। स्कंदगुप्त ने। लिखिए। चांदी का सिक्का कब प्रचलित हुआ था? तो आपको बता चुके मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मयूर शैली का सिक्का बताओ कब चलाया गया था? ये शैली हुआ करती थी मयूर शैली। मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का अगर आपसे पूछता है कि किसने चलवाया था मयूर शैली का सिक्का, तो बताओ किसने चलवाया था? मयूर शैली का। तो लिखो गुप्त काल में। कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुआ था मयूर शैली का। सही है। अब मयूर जैसे चित्र फित्र ना, मोर जैसे बने हुए करते थे, तो उसमें बहुत प्रचलित हुआ था। मयूर शैली कहलाती थी। और आपसे पूछे कि गुप्त काल में किसने चलवाया था, तो लिखो समुद्रगुप्त ने। शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि मयूर शैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब किस काल में हुआ था, तो आपको गुप्त काल में ही हुआ था। किस में हुआ था? सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है इसका, सर्वाधिक प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। समुद्रगुप्त ने किया था मयूर शैली का। ध्यान रखना। और मयूर शैली के सिक्के भी पूछेगा तो इन्हीं को बता जाओ। कौड़ी का प्रयोग किसने किया था? कौड़ी जानते हो? कौड़ी चलती थी, 2 कौड़ी का औकादनी कहते हैं ना, तो वो कौड़ी वहीं वाली है। आज भी डायलॉग चलता है उसका। कौड़ी हुआ करती थी, सीप जैसी होती थी, तो उसको कौड़ी बोला करते थे। सीप टाइप की ना वैसे होती थी, तो उसे कौड़ी बोला था। देखो कौड़ी का भी प्रयोग कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। ध्यान रखना। कौड़ी का प्रयोग भी कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। कौड़ी मुद्रा क्या पूछेगा? कौड़ी मुद्रा। तो कौड़ी मुद्रा का प्रयोग क्या हुआ था आपका? गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का पूछेगा, चमड़े का सिक्का किसने चलवाया था? जल्दी बताइए। चमड़े का सिक्का कितना अच्छा होता होगा उस टाइम, चमड़े का सिक्का चलता था ना। देखिए बात कागज की मोल की नहीं है, सिर्फ उस पर जो मोहर लगी हुई है ना वही मैन है। अभी देखा होगा आपने, नोटबंदी हुई थी तो 500 के 1000 रुपये कोई औकात रह गई थी, लोगों ने जला दिए थे। क्यों? अभी आपके पास 500 रुपये वाले हों, क्या वो यूज कर लोगे आप? रद्दी हो गए, वो तो बेकार कागज़ हैं। बच्चे खिलाओ, चूरन वाले खा लाते थे ना, लाल पीले वाले वही वाले, बस वही काम हो गया। तो ये सिर्फ मुद्रा का मतलब क्या है? चाहे चमड़े का हो चाहे मिट्टी का हो, उस टाइम पर जो प्रसिद्ध था वही उस पर मैन था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चमड़े का सिक्का बताओ। चमड़े का सिक्का, सिक्कों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो आपको याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम आ जाए। देखिए एक जरूरी नहीं कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें पढ़ना सब पड़ता है, बट कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कोई पता नहीं होता है। तो आपको पहले से तैयारी होनी चाहिए उन चीज़ों की। जब एक बार तैयार करो तो आप खुद ही कहोगे बोले पेपर जल्दी एग्जाम आए। जब तैयारी आपकी होती, तैयारी नहीं हुई तो कहते रुक जाओ हो जाए। सही है, बताइए जल्दी। चमड़े का सिक्का किसने चलवाया था? चमड़े का देखो हुमायूं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था ये। हुमायूं जानते हो? मुगल। किसने स्टार्ट किया था इसके शासनकाल में?
तो इसका नाम लिख लो, शिबुद्दीन, शियाबुद्दीन है, शियाबुद्दीन ने किसने चलवाया था? अब अगर आपको नहीं दिया हो ऑप्शन में, अगर सिर्फ हुमायूं दिया हुआ तो हुमायूं लगा देना। हुमायूं ने चलवाया नहीं था, हुमायूं के शासनकाल में चला था। चलवाया किसने था? शियाबुद्दीन, ये उनका वो था सेनापति, ठीक है, धारक। तो उसने प्रारंभ करे थे कौन? चमड़े के सिक्के। इसके बाद एक मुगल और आएगा, वो भी चलवाएगा चमड़े के, वो शासक चलवाएगा। ये शासक नहीं था, ध्यान रखना, ये शासक नहीं था, ये एक अधिकारी था और उसी के ब्याह पर चलाए गए थे हुमायूं के समय में। रुपए का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुपए मुद्रा थी जो हम लोग आज यूज करते हैं, रुपए का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखो, शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी, बचपन का नाम फरीद। हाँ, शेर शाह सूरी ने सबसे पहले चलवाए थे। सही है। रुपए मुद्रा का प्रयोग। अगर दाम कहते हो ना, दाम मुद्रा का भी प्रयोग इसी ने किया था, मतलब दाम शब्द का, मुद्राओं के लिए दाम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। सर्वप्रथम किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है। इसने और क्या कराया था, ध्यान रखना, सोने की अशरफी, जानते हो अशरफी? हाँ, लिखो, सोने की अशरफी का प्रारंभ भी करवाया था इसने। सोने की अशरफी, किसका? सोने की अशरफी, सोने की अशरफी का अगर प्रयोग पूछेगा तब भी आप किसे बताओगे? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने 3 मुद्राओं की बात करी थी। किसकी बात करी? 3 मुद्राओं की। कौन कौन सी? एक तो रुपए मुद्राओं के रूप में जो मुद्रा बोलते थे उसे रुपए इसने कहा, दाम भी इसी ने कहा था सबसे पहले, और सोने की जो अशरफी चलवाई थी सबसे पहले वो इसी ने चलवाई थी। बाकी कोई चांदी का चलवाता रहा, कोई किसी चलवाता रहा, बट सोने की पूछेगा तो ये। लेकिन हमारे यहाँ सोने का सिक्का पूछेगा तो यूनानी, शुद्ध सिक्का पूछेगा सोने का, यूनानी। अशुद्ध सोने का शिक्षा और ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करे थे किसने? गुप्त काल में। गुप्त काल में किसने किए थे? स्कंदगुप्त ने। किसने किए थे? स्कंदगुप्त ने। बात समझ आ गई सिक्कों के बारे में? कोई दिक्कत? तो ये आपको इतने सिक्के याद रखने हैं जो आज चलाए गए थे अब तक के, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख। तो लिखो, अशोक के, अब पहले अभिलेख की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा अभिलेख कहाँ है, फिर अशोक के अभिलेख की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभिलेख होते क्या है। मौर्य काल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभिलेख। तो पहले तो ये जानकारी देते हैं कि अभी तक कितने अभिलेख हुए हैं, है ना, कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ है, क्योंकि पूछ लेता है कि वो राजा कहाँ से लाया था, ये अभिलेख किसका लिखा हुआ है, या उसमें क्या जानकारी मिलती है, तो उनकी बात करते हैं। बाकी हम लोग 7 उसके शिलालेख और अभिलेख। सबसे पहले याद रखना है कि अभिलेख और शिलालेखों में अंतर क्या होता है। एक स्तंभ लेख होते हैं, एक अभिलेख होते हैं, एक शिलालेख होते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है। शिलालेख मतलब जो छोटे वाले पहाड़ पर लिखे होते हैं ना, मतलब इस तरह, जैसे शिलान्यास पूछा, सड़कों पर लगा देते हैं छोटा सा कि ये विधायक के तौर लोकार्पण हो रहा है, नेम प्लेट टाइप की छोटी सी, वो आपका शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख जो लंबे लंबे बने होते हैं, पोल टाइप के, जैसे मतलब बड़ा सा बना है ना, अशोक की जैसे लाइट का बना हुआ है भाई, इस तरह से बड़ा हुआ लंबा ऐसा करके, ये आपका स्तंभ लेख कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। अब इसी पे लेख लिख देंगे, स्तंभ लेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थरों पर जो गोद कर बनाए जाते हैं, जो पत्थर है अगर उसको गोद देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिलेख कहलाते हैं। इस तरह से आपसे पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखना अशोक के कितने थे, क्या थे, वो हम लोग बात करें। तो डालो अभिलेख। किसकी बात करेंगे हम लोग? अभिलेख की। अभिलेख, ठीक है। अभिलेख क्या है? तो सबसे पहले अभिलेख की बात करते हैं। अभिलेख देखो, पत्थर को गोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को गोद कर, पत्थरों को गोद कर लिखना, लिखना क्या कहलाएगा आपका? अभिलेख। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को गोद कर लिखना क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना, जो भी हमने बताया था, अगला पॉइंट, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना, लिखना क्या कहलाएगा आपका? शिलालेख।
शिलालेख कहलाता है। छोटे छोटे पत्थरों का लिखा हुआ क्या कहलाएगा आपका? शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाएगा? शिलालेख। तीसरी बात करते हैं, एक और बच गया अभी आप हमारे पास, कौन बचे? देखो, स्तंभ के समान ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लिखना। स्तंभ के समान ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लिखना, क्या कहलाएगा आपका? स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ लेख क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। सही है। अब पूछता है कि अवलेख का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? अध्ययन को क्या कहलाता है? तो देखो, एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी पूछेगा कि अवलेख का जो अध्ययन करा जाता है उस अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए जल्दी फटाफट। अवलेख तो आप क्या बताओगे कि पत्थरों पर गोद कर लिखना ही क्या कहलाएगा आपका? अवलेख कहलाता है। छोटे छोटे पत्थरों पर अगर हम क्या करते हैं, लिख दें, तो क्या कहलाएगा? शिलालेख कहलाएगा। और अगर स्तंभ जैसे यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर लिखना क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख कहलाएगा। जिस प्रकार से छोटे से भाग को जो चारों तरफ से जल से घिरा वो द्वीप कहलाता है, उसका ही बड़ा भाग क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाता है। तीन तरह से घिरा हुआ छोटा, ठीक है, क्या कहलाता है? संकीर्ण कहलाता है। और उसका बड़ा भाग क्या कहलाएगा आपका? प्रायद्वीप कहलाता है। उसी तरह से ये है, ध्यान रखना। भूगोल में चीज़ें बताएंगे आप, ध्यान रखना। तो यहाँ तक अवलेख तक कोई दिक्कत? अवलेख का अध्ययन करता यानी कि अध्ययन करेगा, जिसमें अध्ययन करोगे आप एपिग्राफी। कौन? एपिग्राफी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख अवलेखों की, और फिर बढ़ेंगे हम लोग मौर्य काल के अवलेखों की तरफ, यानी कि अशोक के थे। तो डालो प्रमुख अवलेख। पहले पढ़ाएंगे अवलेख जो मुख्य पहले वाले हैं, अभी अशोक के नहीं होंगे। देखो, प्रमुख अवलेख। अवलेखों में से कुछ क्वेश्चन का जरूरत नहीं करोगे आप, और आप ध्यान से पढ़ लोगे तो हर एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख अवलेखों में सबसे पहला अवलेख आएगा कि विश्व में सबसे पहले लिखे जाने वाला, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? विश्व में सबसे पहले ये जो कला लेके आया था ना अवलेखों के लिखने की, यानी कि पत्थरों पे लिखने की, वो कौन लेके आया था? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि अवलेखों को सबसे पहले लिखा किसने था, या ये जो कला है वो कौन लेके आया था? जिसकी जैसे हम लोग संविधान में पूछते हैं कि सबसे पहले संविधान किसने बनाया था, तो कहोगे विचार आया था ब्रिटेन के मन में और बना डाला अमेरिका ने। किसने बना डाला? अमेरिका ने। पता है उसके बाद किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। फिर कौन बनाया था? फ्रांस ने। बात सुन रही है? तो ऐसे ही पूछेगा कि अवलेख को आखिर ये कला आई कहाँ से? तो ये कला कहाँ से आई थी? देखो, ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी? ईरान। ये कला जो आई है वो कहाँ से आई? अवलेख लिखने की जो कला थी वो कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी। और ईरान का शासक था डेरियस। शासक डेरियस। सही है। ईरान का शासक कौन था? डेरियस। इस डेरियस ने सबसे पहले अवलेख लिखवाए थे। इस डेरियस ने क्या करे थे? आपको याद आ गया होगा कि सबसे पहले अगर अवलेखों की बात करेगा कि किसने लिखवाए थे, तो आप किसे बताओगे? डेरियस ने लिखवाए थे। किसने लिखवाए थे? डेरियस ने। अब डेरियस ने लिखवाए थे ना, तो डेरियस ने अपने शिलालेख लिखवाए थे, और इसी डेरियस से प्रेरित होकर, क्या होकर? प्रेरित होकर अशोक ने लिखवाए थे। ध्यान रखना, अगर पूछे कि अशोक किनके अवलेखों से प्रेरित था, तो आप किससे बताओगे? डेरियस से, है ना। डेरियस में बताएंगे, ये डेरियस वहाँ का ईरान का था, और ये बिंदुसार के समय इसने अपने राजदूत को भेजा था यहाँ। ठीक है, समझ में आया किसको भेजा था? कल हम लोग बताना भूल गए सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे रिवीजन बता देंगे। तो डेरियस जो राजा था ईरान का, इसने बिंदुसार के समय अपना एक राजदूत भेजा था, है ना। सिंडो कैटस करके नाम था उसका, तो उसे भेजा था इसने। कहाँ? भारत में। अब भारत में ये बड़ी खासियत है, जैसे मान लो कोई बाहर से आ जाए विदेश से, ठीक है, तो सबसे पहले उसे पूछते और बताओ भाई क्या हाल है वहाँ के, और बताओ वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, भारतीयों की पहचान रहती। तो ऐसे जैसे वो आया है राजदूत, यहाँ लोग उस पर आ गए, बोले और क्या क्या वहाँ पसंद है। ठीक, बिंदुसार भी बोले थे, तो बोले हमारे यहाँ वहाँ ना ईरान की मीठी अंजीर बहुत पसंद है। मीठी अंजीर और शराब, मीठी अंजीर और शराब और दार्शनिक। दार्शनिक जानते हैं जो लिखते हैं, क्या करते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, विद्वान जो होते हैं। ये तीन चीज़ें ईरान की बहुत प्रसिद्ध थी उस टाइम। आज का तो कबाड़ा ही कबाड़ा है, ठीक है, पहले की बता रहा हूँ, पहले की चीज़ें पसंद थी। अब भाई इनके यहाँ राजदूत आया, तो अब बिंदुसार को बहुत पसंद आई। बोले यार मीठी अंजीर होती कैसी होगी, एक लालसा आ जाती, बोले यार कुछ मंगाया जाए, भाई तो दोस्ती कर ली इन लोगों की, राजदूत आया था इनका। तो बोले यार हमें ना हमारे यहाँ मीठी अंजीर और तुम अपने की शराब
और क्या नाम है दार्शनिक, इतने लोगों को हमारे यहाँ भेज दो, इतनी चीज़ें हमें यहाँ भेज दो हमारे यहाँ। तो ईरान का जो था शासक था डेरियस, उसने सिर्फ 2 चीज़ें इनके पास भेज दी थी, शराब भेज दी थी और अंजीर भेज दी थी, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजे। इस बात पर बिंदुसार थोड़े गर्म हो गए, बोले ये कोई तरीका है, दोस्ती कहते हो और तुमने दार्शनिक नहीं भेजे। तो उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था, बोले ये हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ की सभ्यता है कि हम अपनी शिक्षा का व्यापार नहीं करते, अपनी शिक्षा का व्यापार नहीं करते, इसलिए उसने दार्शनिक वहाँ पर नहीं भेजे थे। कहाँ? बिंदुसार के लिए। ठीक है, तो वही डेरियस है, और इसी ने सबसे पहले अभिलेख लिखाने की जो परंपरा लेके आया था, वो कौन लेके आया था? डेरियस। इसी से प्रभावित होकर किसने लिखवाए थे? अशोक ने लिखवाए थे। किसने लिखवाए थे? अशोक ने। बोलो कितने लोगों की बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, डेरियस सबसे पहले अभिलेख लिखने का श्रेय किसे जाएगा? डेरियस को। ठीक है, अभिलेख जो लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपिग्राफी। जो छोटे पत्रों पर गोद कर बनाए गए अभिलेख, छोटे छोटे पत्थरों पे बनाए गए तो शिलालेख, लंबे लंबे पत्थरों बनाए गए तो स्तंभलेख। ठीक है, सबसे पहले आया था कौन? ईरान का डेरियस। ध्यान रखना। चले, अब आता है पहला अभिलेख। पहला अभिलेख कौन सा था? प्रथम अभिलेख। प्रथम अभिलेख। छुट्टी के बाद बच्चे आलस में आ जाते हैं, लग रहा है। प्रथम अभिलेख। बताइए, प्रथम अभिलेख अगर पूछेगा आपसे कि अभी तक का सबसे पहला या प्रथम अभिलेख कौन था, बताइए। देखो, बोगज गोई, बोगज गोई में मिला था ये पहला। कहाँ मिला था? बोगज गोई। ठीक है, बोगज गोई से मिला कहाँ? तुर्की। पहला अभिलेख जो मिला था वो क्या कहलाता है? बोगज गोई का अभिलेख कहलाता है, और ये कहाँ मिला था? तुर्की में मिला था। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं, ध्यान रखना। जो तुर्की है, हमने बताया भी था, तुर्की को क्या बोलते हैं हम लोग? एशिया माइनर। एशिया माइनर। इसे यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। इसे यूरोप का क्या कहता है? मरीज। पूरे यूरोप में सारी कंट्री डेवलपमेंट हैं, लेकिन उन डेवलपमेंट में भी सबसे कम है वो कौन है? तुर्की। ऐसा नहीं है नहीं, हमारे भारत से तो कई अच्छी गुना है। ठीक है, लेकिन तुलना करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो एक अमीर उस पर पहुँच जाए, जैसे बॉलीवुड में पहुँच जाते भाई साहब, तो बॉलीवुड में हर एक पैसा वाला है, लेकिन उन सब में भी पैसे में से कोई पैसे में कम पैसे वाला होगा भाई। ऐसा नहीं ज़िंदगी नहीं चला रहा होगा, अपने चला रहा होगा। जैसे मान लो सलमान खान है, वो अपना पैसे वाला है, और जो दूसरे हीरो हैं वो अपने हैं, शाहरुख खान अपने लिए, सब एक तुलना कर रहे होंगे आपस में, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई तो उनसे भी छोटा होगा। जब भाई हम कोई तुलना करते हैं तो एक दूसरे की तुलना में करते हैं कि ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। तो जैसे नसरुद्दीन शाह सुना है? नहीं, वो है, क्या नाम है इसका? अरे नया है बिल्कुल, देखो नाम भूल जाता हूँ, लास्ट टाइम नाम भूल जाता हूँ इसका। फिलहाल तुल्ला समझो, तुल्ला है ना। तो यूरोप में नवाज, अरे तुम्हें कैसे पता चल गई ये बात? सही है, तो अभी उनमें अगर देखा है तो सबसे नीचे वही मिलेगा आपको, है ना, ऐसे करके। तो ध्यान रखना। तो प्रथम अभिलेख, देखिए भावना समझे, ये कहलाते हैं तरंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये पहला था, ध्यान रखना। और ये कहाँ मिला था? हमें तुर्की में। तो तुर्की में वैसे ही सब डेवलपमेंट है वहाँ यूरोप में, क्योंकि भाई साहब ये पहले ही पूरी दुनिया में खुले सांड की तरह भाग रहे थे। यूरोप के देखो, पुर्तगाली, अंग्रेज, है ना, फ्रांसीसी, डच, पूरी दुनिया का भ्रमण जो करा है ना, लूटा है जो, वो इन्हीं लोगों ने लूटा है। सही है, जैसे हम लोग गाय बैल छोड़ देते हैं ना, तो बुरी तरह भागते हैं, इस खेत में उस खेत में, मार टकरा चले जाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे ही लोगों ने करा था। तो ये बहुत सभ्य है वहाँ पे, मतलब सभ्यता माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, अब ज़्यादा समझ में आ गया। तो पहला अगर ध्यान रखना, पहला अभिलेख पूछेगा कि कौन सा था, तो आप कौन बताओगे? बोगज गोई का जो अभिलेख था वो वाला है, और कहाँ मिला था? तुर्की में मिला था। कहाँ मिला था? तुर्की में। और लिखवाया किसने होगा फिर बता दो? डेरियस ने। किसने लिखवाया होगा? डेरियस ने। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अगला लिखिए। अगला बात करते हैं हाथी गुफा की। अपने यहाँ भारत में बात करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ज़्यादा। पहला लिखवा दिया हमने, हाथी गुफा। मैं बता चुका हूँ वैसे तो। हाथी गुफा कहाँ मिला था? हाथी गुफा का अभिलेख लिखो। हाथी गुफा का अभिलेख। हाथी गुफा का अभिलेख बता दिया था हमने आपको। कहाँ से मिला था ये? उड़ीसा से। कहाँ से? कलिंग। कलिंग वाला तो है। कलिंग का जो युद्ध का वर्णन है वो इसी में है, बताया था नहीं? कलिंग युद्ध का वर्णन, सही है। इसका कलिंग का राजा नंद था। कौन? नंदराज।
ये भी उल्लेख किस में मिलता है? इसी में मिलता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, याद है? ईसा पूर्व हुआ था। इस बात का भी उल्लेख आपको मिलता है कहाँ? इसी में मिलता है, ठीक है। लिखवाया किसने था ये, जल्दी बताइए, लिखवाया किसने था? खारवेल ने। हाथी गुफा का अभिलेख किसने लिखवाया था? खारवेल ने। खारवेल ने। नंदराज किस वंश का था? गंग वंश का था, ध्यान रखना। नंदराज किस वंश का था? गंग वंश का था। और खारवेल ने ये लिखवाया था और इसमें कलिंग युद्ध की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? कलिंग, ठीक है। कलिंग की राजधानी बताओ उस टाइम की कौन थी? पूछा गया क्वेश्चन है ये। कलिंग की राजधानी तोसाली। बेटा वो तो उसकी तक्षशिला तो मगध की थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो तोसाली इसकी राजधानी थी। किसकी? कलिंग की राजधानी, अगर पूछेगा तो राजधानी थी। कितने लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो आपको हाथी गुफा मालूम पड़ गया कहाँ का था और कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। और किसने लिखवाया था? खारवेल ने। सेकंड लिखिए, है जी, तोसाली। तोसाली रेफर दे थे, तोसाली। अगली बात करते हैं अगले अभिलेख की। देखो ऐहोर का अभिलेख, ऐहोर का अभिलेख कहाँ मिला था ये? देखो राजस्थान, कहाँ मिला था? राजस्थान, ठीक है। किसने लिखा था इसको? हम लोग किसने लिखवाया था? पुलकेशन ने। पुलकेशन ने सेकंड, ये राजा था, आपका ध्यान रखना है। पुलकेशन सेकंड ने लिखा था ये, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है, यानी कि इसने हर्षवर्धन पर युद्ध जीता था, उसकी चर्चा है। हर्षवर्धन जानते हो? नाम सुना होगा, हर्षवर्धन की विजय की चर्चा है। नहीं सॉरी, पर है, पर की नहीं। हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा, हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है, ठीक है। अगर डालो जूनागढ़ अभिलेख, अगला कौन सा आएगा? जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बताओ, पढ़ाया है हमने ये भी। जूनागढ़ अभिलेख, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये लोकेशन पूछता है, ध्यान रखना नाम से कि है कहाँ पर। इतना तो राजा भी ना पूछता है। गुजरात में है ये, ठीक है। इसमें किसको लिखा गया है? तो सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सुदर्शन झील। और इसमें कहा गया कि सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने लिखवाया था इसको, अभिलेख को? रुद्रदामन। रुद्रदामन था ना, हाँ रुद्रदामन, इसे रुद्रदामन अभिलेख भी बोला जाता है। लिखवाया था, ध्यान रखना, रुद्रदामन ने ही लिखवाया था ये, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है। और इसमें किसकी चर्चा मिली है? उस झील की मिली है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि मैं सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बोलो बात समझ में आ गई? तो रुद्रदामन है जिन्होंने ये लिखवाया था। और जो कहाँ है जूनागढ़ आपका? अगल वो प्रयागराज अभिलेख। नेक्स्ट है प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज अभिलेख। पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, ठीक है, इलाहाबाद का। तो इसलिए अब नाम इसका प्रयागराज दोबारा हो गया, वरना ये प्रयागराज अभिलेख नहीं मिलता अगर नहीं होता। भाई प्रयागराज अभिलेख के नाम तो जो पहले से अभिलेख लगा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है प्रयागराज अभिलेख, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इलाहाबाद। लेकिन अब तो प्रयागराज ही बोलेंगे भाई, अब तो नाम से ही आ गया है। तो नाम लिख लो कहाँ स्थित है ये, तो प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ है ये? प्रयागराज में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय के अभियान की चर्चा की है, यानी कि समुद्रगुप्त ने लिखवाया ये।
समुद्रगुप्त। विजय अभियान की, विजय अभियान की चर्चा, विजय अभियान की चर्चा का उल्लेख है, ध्यान रखना। तो समुद्रगुप्त की विजय का चर्चा का उल्लेख कहाँ है? तो आपको प्रयागराज अभिलेख में है। कहाँ है? प्रयागराज अभिलेख में। अगर लिखो भीतरी अभिलेख, इंपॉर्टेंट रहता है, 2 बार आ चुका है ये भीतरी अभिलेख। चलो बताओ भीतरी अभिलेख कहाँ स्थित है? भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो भीतरी अभिलेख में लिख लो गाजीपुर यूपी। कहाँ स्थित है ये? गाजीपुर यूपी, गाजीपुर यूपी में स्थित है ये। कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख। कौन सा? भीतरी अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त ने हूणों पर आक्रमण किया था, इसमें ये उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने, सॉरी स्कंदगुप्त ने लिखवाया था इसे। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण, स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण, हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है, अगर डालो बिहार अभिलेख। ये अभी अशोक के अभिलेख नहीं चल रहे, ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी हम आपको अतिरिक्त पढ़ा रहे हैं। बिहार अभिलेख, चलो बताओ बिहार अभिलेख के बारे में कोई कुछ तो नाम से ही पहचान लोगे आप, सही है। बिहार अभिलेख बताओ कहाँ स्थित है ये? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार। इसे बिहार शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार शरीफ। लिख लो यहाँ पर बिहार शरीफ, ठीक है। किसका उल्लेख मिलता है इसमें? तो लिखो स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, इस बात का मिलता है। स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? अश्वमेध युद्ध, सॉरी यज्ञ। क्या होता था अश्वमेध? उसमें यज्ञ हुआ करता था और एक घोड़ा छोड़ दिया करते थे और उसके आगे एक प्लेट लगा दी जाती थी कि अगर कोई ताकतवर घोड़ा को रोकना चाहता है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? सेना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ताकतवर अगर राजा हुआ करता था तो डर की वजह से कोई उसको नहीं पकड़ा करता था और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता था। तो जहाँ तक ये घोड़ा जाया करता था वहाँ तक उसका क्या होता था? साम्राज्य होता था, ठीक है। किसी राजा ने पकड़ लिया, बोले आओ हम युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, तो वहीं पर खत्म हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक सब नहीं करा पाते थे, बट जो राजा थे वो करा पाते। तो स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। यहाँ तक कि अशोक ने भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कराया था, वो तो कलिंग के बाद उसने छोड़ ही दिया था, बौद्ध धर्म अपना दिया था। श्रीलंका को उसने किन को भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा और महेंद्र की माँ का नाम बताओ, मम्मी का नाम क्या था? नागदेवी। शाबाश, क्या नाम था? नागदेवी। ऐसी कौन सी पत्नी थी जिसने बौद्ध धर्म अपनाने का विरोध किया था? कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी। कारुबाकी से कौन सा पुत्र हुआ था? तीवर। कौन हुआ था? तीवर हुआ था। कितनी पुत्रियाँ थी अशोक की? 2 थी। एक थी चारुमती और एक कौन थी? संघमित्रा। चारुमती ने विवाह कर लिया किससे? नेपाल के राजा किससे? देवपाल। देवपाल बदल लिया था किसने? अशोक ने। अशोक जो था वो आजीविका संप्रदाय को माना करता था, यानी कि वो किसी से फोर्स नहीं करता था कि क्या करना है। श्रीलंका में किस वंश के राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया था? सिंघली, है ना। किसने? सिंघली राजा ने। बताया था हमने, सारी चीज़ें बता दी आपको। जन्म बता दिया था, कब हुआ था? 304 में। 69 में तो गद्दी बैठा है। हाँ, सबसे पहले आक्रमण अशोक ने कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मम्मी का नाम बताओ अशोक की। चंद्रगुप्त मौर्य का था वो। मुर्रा और चंद्रगुप्त मौर्य का था। अशोक की मम्मी का नाम बताओ। शुभद्रांगी। हाँ, शुभद्रांगी बताया था ना। जो आप चंद्रगुप्त मौर्य का बता रहे हो, किसका बता रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य का बता रहे हो। कौन था वो? मुर्रा और मुर्रा। वो एक ही नाम था। चंद्रगुप्त की पत्नियों के नाम बताओ। चंद्रगुप्त की पत्नियों के नाम। चंद्रगुप्त की पत्नियों के नाम 2 थे, दुर्हरा
जो घनानंद की बेटी थी। हाँ, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि घनानंद को हराने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, तो उनकी पुत्री थी, क्योंकि उनकी पुत्री उनके कामों से खुश नहीं थी। बोले इससे अच्छी थी बाप मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सही है। बोले ऐसे ऐसे अगर हम शादी वादी करेंगे तो हमें रोकेगा। सही है। तो बोले निकलवा ही लो। तो कभी कभी जो हम बच्चे होते हैं ना, तो काम ऐसे करने चाहिए कि बच्चों के नज़रों में आप हीरो बने रहो। ठीक है। जब विलन बनोगे तो वो खुद विलन बन जाएंगे। फिर समझ में आया भाई, काम जो करना है वो ऐसा करो जो उनके आप क्या रहो। जैसे घनानंद था, उसने उसकी बेटी ने मरवा दिया, बोले आओ मार दो, और तभी से प्रश्न चला रहा है। देखा होगा आपने, केस निकलते होंगे रोज़ कि घर में आज जहर दे के मार दिया, आज वो मार दिया, वैसे मार दिया। ठीक है। तो लोग समझते हैं। तो स्कंदगुप्त ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिला है? तो बिहार अभिलेख में मिला है। इसे हम बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं इस अभिलेख को। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि स्कंदगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिला है, तो आप बताओ बिहार अभिलेख में। ये देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता ना तो घुमा कर रपटा डालता है, फिर तुम्हें स्कंदगुप्त और उनमें समझ नहीं आता कहाँ है। तो जब आप जितने पढ़ोगे इनको रिपीट करोगे उतना ज़्यादा। पहला बताओ अभिलेख कहाँ है? पहला अभिलेख तुर्की में है। कहाँ है? कौन सा है? कौन सा पहला अभिलेख? अभी अगर भूल जाओगे तो क्या याद करोगे? बोगाई, हाँ बोगज गोई जी आपका तुर्की में। किसने लिखवाया था? डेरियस ने। तो अभिलेखों को लिखवाने का श्रेय किसे जाता है? डेरियस को। ठीक है। दूसरा बताओ हाथी गुफा। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में है। किसने लिखवाया था? रुद्रान ने। इसी में सुदर्शन झील का क्या मिला है? उल्लेख मिला है। साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं रुद्रायन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और उसी ने यह अभिलेख लिखवाया था। कौन सा? हाथी गुफा। दूसरा कौन सा था? हाथी गुफा कलिंग वाला था। अच्छा हाँ, वो तो सॉरी जूनागढ़ वाला था। सॉरी हाँ, कलिंग वाला था। उसमें कलिंग युद्ध था, राजा बताया गया था, है ना, बौद्ध धर्म अपना लिया, ये वाला बात बताई गई थी, और खारवेल ने लिखवाया था। सॉरी कोई बात नहीं। हाथी गुफा कहाँ था? वो जूनागढ़ वाला गुजरात में था। इसमें था सुदर्शन झील का उल्लेख। ठीक है। अगला कौन सा था? बोला करिए, रिपीट नहीं करोगे याद नहीं होंगे। हाँ जी, अयोर का कहाँ मिला? राजस्थान में। कहाँ मिला? राजस्थान में मिला था। ठीक है। किसका उल्लेख मिला राजस्थान में? हर्षवर्धन का मिला। किसका मिला?